समाज का एक बहुत ही कड़वा और अलिखित नियम है। अगर कोई व्यक्ति 40 या 50 की उम्र के बाद जीवन में किसी बड़ी विफलता का सामना करता है, चाहे वो करियर में हो या फिर व्यक्तिगत जीवन में, तो अक्सर उसे चुका हुआ या रिटायर्ड मान लिया जाता है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, ऐसा मान लिया जाता है कि अब उस व्यक्ति से कोई बड़ा बदलाव नहीं हो सकता। सही बात है। लेकिन आज हमारे पास जिन स्रोत सामग्रियों का ढेर है ना, अ, वे इस पूरी धारणा को एकदम सिर के बल खड़ा कर देते हैं। आज की इस गहन चर्चा में हम जिस ब्लूप्रिंट का विश्लेषण कर रहे हैं, वो 50 साल की उम्र की असफलता या किसी भी गहरी निराशा को, सच कहूं तो, समाज बदलने का सबसे बड़ा और धारदार हथियार मानता है। और यही बात इस पूरे अध्ययन को इतना दिलचस्प बनाती है। आज हम सिद्धि इकोसिस्टम की एक बहुत ही अनूठी पहल, शक्ति सेवा के प्रस्तुतिकरण और उसके पूरे ढांचे का विश्लेषण कर रहे हैं। जब हम इन स्रोतों को गहराई से देखते हैं ना, तो ये सिर्फ कोई साधारण चैरिटी या दान पुण्य का कार्यक्रम बिल्कुल नहीं लगता। हम्म, हाँ, मैंने भी यही नोटिस किया। ये कुछ अलग ही है। देखिए, ये व्यक्तिगत सशक्तिकरण, मनोविज्ञान और समाज सेवा को एक साथ जोड़ने वाला एक बहुत ही व्यावहारिक और सिस्टमैटिक मॉडल है। और इस पूरी पहल का जो मुख्य दर्शन है, वो एक बहुत ही साधारण से वाक्य से शुरू होता है, थैंक यू गॉड। हाँ, और सच कहूं तो ये जो थैंक यू गॉड वाला हिस्सा है ना, शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूज करने वाला लग सकता है। पहली नजर में ये किसी पारंपरिक प्रार्थना जैसा ही लगता है। बिल्कुल, किसी को भी ऐसा ही लगेगा, है ना? लेकिन स्रोत सामग्री को पढ़ने के बाद ये स्पष्ट होता है कि ये सिर्फ आंख बंद करके की जाने वाली कोई धार्मिक प्रार्थना नहीं है। ये असल में सेवा, साधना और सशक्तिकरण का एक पूरा मनोवैज्ञानिक फ्रेमवर्क है। आज हमारा मिशन इस गहन चर्चा में यही समझना है कि कैसे कोई इंसान अपने व्यक्तिगत ब्रेकडाउन टूटने की स्थिति को समाज के लिए एक ब्रेक थ्रू या आंदोलन में बदल सकता है। और इस पूरे बदलाव की जो पहली सीढ़ी है, वो इंसान की अपनी मानसिकता से जुड़ी है। देखिए, कोई भी बड़ा सामाजिक कार्य शून्य से शुरू नहीं होता। सही बात है। जब कोई इंसान समाज के तानों और अपनी नाकामियों के बोझ तले दबा होता है ना, तो उसका आत्मसम्मान पूरी तरह से बिखर चुका होता है। ऐसे में शक्ति सेवा का सबसे पहला उद्देश्य बाहर जाकर दुनिया बदलना नहीं है, बल्कि व्यक्ति को, स्वयं को, अपने परिवार को, समाज को और ईश्वर को ये सिद्ध करना है कि वो असफल नहीं है। अरे वाह! हाँ, मैं असफल नहीं हूं, ये सिर्फ एक मोटिवेशनल कोट नहीं है। ये उस पुरानी कहानी को मिटाने की प्रक्रिया है जो इंसान सालों से खुद को सुनाता आ रहा है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये बात दार्शनिक तौर पर बहुत तार्किक लगती है, लेकिन मुझे यहाँ एक चीज समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। क्या? अगर कोई इंसान खुद को ये साबित कर भी ले कि वो असफल नहीं है, तो इससे समाज सेवा का क्या लेना देना? खुद को बेहतर महसूस करवाना और समाज के वंचित वर्ग को ऊपर उठाना, ये दोनों चीजें आपस में कैसे जुड़ती हैं? बहुत ही वाजिब सवाल है ना? क्योंकि स्रोत सामग्री ये कहती है कि व्यक्ति खुद को एक माध्यम यानी कैटलिस्ट के रूप में देखता है। लेकिन जमीन पर असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि इसे समझने के लिए हमें सेवा में अहंकार के मनोविज्ञान को समझना होगा। सेवा में अहंकार? हाँ, आमतौर पर जब लोग समाज सेवा करते हैं तो अक्सर अनजाने में ही सही उनके अंदर एक तरह का सेवियर कॉम्प्लेक्स आ जाता है। अच्छा, वो मैं मसीहा हूं वाली भावना। बिल्कुल, एक ऐसा सूक्ष्म अहंकार कि मैं महान हूं जो इन गरीब या वंचित लोगों की मदद कर रहा हूं। ये दिलचस्प है। जब कोई व्यक्ति अपनी खुद की गहरी विफलताओं और दर्द से गुजरकर वापस खड़ा होता है ना, तो वो ये समझ जाता है कि वो कोई मसीहा नहीं है, वो सिर्फ एक माध्यम है, एक टूल है। सही। इस दर्शन के अनुसार व्यक्ति सेवा इसलिए नहीं करता क्योंकि वो दूसरों पर कोई एहसान कर रहा है, बल्कि वो सेवा इसलिए करता है क्योंकि यही उसकी अपनी सच्ची हीलिंग या साधना है। ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक सच है। पारंपरिक चैरिटी में जो अहंकार होता है, ये मॉडल उसे पूरी तरह से पलट देता है। यहाँ व्यक्ति अपने खुद के ट्रॉमा या मानसिक घावों को भरने के लिए दूसरों की मदद कर रहा है। एकदम सही समझे आप। हम सब स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए कि फोन की अपनी बैटरी बिल्कुल 1% पर आ गई है और स्क्रीन बस ब्लिंक कर रही है।
ऐसी स्थिति में उस फोन से किसी दूसरे डिवाइस को पावर नहीं दी जा सकती, चाहे आपके पास दुनिया का सबसे महंगा और आधुनिक केबल ही क्यों ना हो। एकदम सही, वो खुद ही बंद होने वाला है। दूसरों को ऊर्जा देने से पहले उस फोन को खुद प्लग इन होकर फुल चार्ज होना पड़ता है। जब स्रोत ये कहता है कि व्यक्ति को पहले खुद का सशक्तिकरण करना है और फिर खुद को एक उत्प्रेरक या कैटलिस्ट मानना है, तो ये उसी बैटरी को चार्ज करने वाली बात है। आप खाली बर्तन से दूसरों को पानी नहीं पिला सकते। ये बैटरी वाली एनालॉजी बहुत ही सटीक है। मानसिक और दार्शनिक स्तर पर यह सब बहुत तर्कसंगत लगता है, लेकिन स्रोत सामग्री में एक ऐसा बिंदु आता है जहां मुझे एक बहुत बड़ी व्यावहारिक चुनौती नजर आती है। एक तरह से थोड़ा सा अव्यवहारिक या अजीब सा लगता है। आप किस हिस्से की बात कर रहे हैं? यहां बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मैं बात कर रहा हूं भौतिक स्थान की। मतलब मानसिकता बदलना एक बात है, लेकिन स्रोत सामग्री अचानक से ये घोषणा करती है कि इस दर्शन को जमीन पर उतारने के लिए महाराष्ट्र के पुणे स्थित लवासा हिल्स में शक्ति सेवा आश्रम की स्थापना की जाएगी। हाँ, जो कि उनका मुख्य केंद्र होगा। बिल्कुल। और इसका पैमाना कोई छोटा मोटा नहीं है। कम से कम 100 एकड़ भूमि का विकास। सच कहूं तो व्यक्तिगत स्तर पर बैठकर दर्शन की बातें करना बहुत आसान है, लेकिन आज के रियल एस्टेट मार्केट में पुणे जैसी जगह पर 100 एकड़ का आश्रम बनाना, वो भी पूर्ण रूप से निःशुल्क सेवा के लिए, ये एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक छलांग है। ये मैं समझ सकती हूँ कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है। कागज पर तो ये बिल्कुल वित्तीय आत्महत्या जैसा लगता है। मेरा सवाल यह है कि एक आम इंसान के व्यक्तिगत विकास के लिए इतने विशाल और खर्चीले मेगा प्रोजेक्ट की क्या जरूरत है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ के देखें तो आपकी इस बात पर संदेह करना बिल्कुल स्वाभाविक है। सतह से देखने पर 100 एकड़ का ये प्रोजेक्ट एक असंभव रियल एस्टेट सपने जैसा ही लगता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर हम मानव व्यवहार और सिस्टम थिंकिंग के नजरिए से इन स्रोतों का विश्लेषण करें तो इसके पीछे एक बहुत ही ठोस मनोविज्ञान है। ये जो 100 एकड़ की जगह है ना, ये सिर्फ ईंट पत्थर और इमारतों का ढांचा नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक इकोसिस्टम या एक सुरक्षित अभयारण्य बनाने की योजना है। एक सुरक्षित अभयारण्य? क्या आप इसे थोड़ा और स्पष्ट कर सकते हैं? देखिए, जब कोई इंसान किसी बहुत बड़े ट्रॉमा, विफलता या गरीबी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, तो आप उसे उसी तनावपूर्ण माहौल में रखकर नहीं बदल सकते जिसने उसे तोड़ा है। अरे ये तो बहुत ही गहरी बात है। मनोविज्ञान में ये एक स्थापित तथ्य है कि हमारा पर्यावरण, हमारा एनवायरनमेंट हमारी आदतों और विचारों को आकार देता है। बिल्कुल। अगर किसी व्यक्ति को अपनी मैं असफल हूं वाली प्रोग्रामिंग को मिटाना है, तो उसे कुछ समय के लिए अपने पुराने ट्रिगर्स और रोजमर्रा के संघर्षों से दूर जाना होगा। यह 100 एकड़ का शक्ति सेवा आश्रम एक विशाल इंक्यूबेटर की तरह काम करेगा। अच्छा, एक इंक्यूबेटर? हाँ, एक ऐसा प्राकृतिक और सुरक्षित स्थान जहां वंचित वर्ग और सीखने वाले लोग, जिन्हें सीकर्स कहा गया है, वे आकर रह सकें। ये विशाल पैमाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वे इसे कुछ चुनिंदा लोगों का सुधार गृह नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय स्तर के बदलाव का केंद्र बनाना चाहते हैं। तो ये एक तरह का रीप्रोग्रामिंग सेंटर है जहां इंसान को उसकी पुरानी दुनिया से काटकर एक नए माहौल में रखा जाता है। एकदम सही। ये बात समझ में आती है, लेकिन चलिए मान लीजिए कि ये 100 एकड़ का इंक्यूबेटर तैयार हो गया और लोग वहां पहुंच भी गए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस इंक्यूबेटर के अंदर असल में होगा क्या? क्या लोग बस पेड़ों के नीचे बैठकर ध्यान लगा रहे होंगे? स्रोत सामग्री में बताया गया है कि वहां 12 दिन और 12 सप्ताह के विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इन कार्यक्रमों का आधार होंगी 12 शक्तियां, यानी 12 शक्तियां। जी। ये शब्द सुनने में मतलब बहुत ही पारंपरिक और आध्यात्मिक लगता है। ये वास्तव में जमीन पर कैसे काम करता है? देखिए, 12 शक्तियां सुनने में भले ही एक प्राचीन आध्यात्मिक शब्द लगे, लेकिन स्रोत सामग्री जिस तरह से इसका उपयोग कर रही है वो पूरी तरह से व्यावहारिक और आधुनिक मनोविज्ञान पर आधारित है। अच्छा। हाँ, ये कोई अमूर्त ध्यान लगाने की प्रक्रिया नहीं है कि आप बस आंख बंद करके बैठे हैं। असल में ये 12 शक्तियां इंसान के जीवन को सुचारू रूप से चलाने वाले 12 अलग-अलग स्तंभ हैं। जैसे कि कोई उदाहरण? जैसे वित्तीय लचीलापन, मतलब फाइनेंशियल रेजिलियंस, भावनात्मक नियंत्रण, शारीरिक सहन शक्ति और संबंधों का प्रबंधन। अरे वाह! जब ये स्रोत प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि व्यक्ति के मनोविज्ञान को इन 12 अलग-अलग हिस्सों में बांटकर
हर एक हिस्से पर काम किया जाएगा। तो ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है। बिल्कुल। उदाहरण के लिए 12 सप्ताह के प्रोग्राम में हो सकता है कि पहले 2 हफ्ते सिर्फ इंसान के अंदर के उस डर और नैरेटिव को तोड़ने पर काम हो कि वो असफल है। अगले कुछ हफ्ते उसके कौशल विकास या वित्तीय समझ पर केंद्रित हो सकते हैं। समझ गया। मनोविज्ञान ये मानता है कि किसी भी नई आदत को तंत्रिका तंत्र में स्थापित करने और पुरानी आदत को तोड़ने के लिए एक निश्चित समय लगता है। और यही कारण है कि ये 12 दिन या 12 सप्ताह का एक बहुत ही संरचित ढांचा है। मतलब ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल किट है, ना कि सिर्फ कोई किताबी ज्ञान या प्रवचन। हाँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ये टूल किट किन लोगों को दी जा रही है। शुरू में लक्षित समूहों यानी टारगेट ग्रुप्स की एक पूरी स्पष्ट सूची दी गई है। इसमें 12 से 19 वर्ष के विद्यार्थी हैं, लड़कियां और महिलाएं हैं, वंचित वर्ग है और निम्न आय वर्ग के लोग हैं जिन्हें कौशल विकास की जरूरत है जी। लेकिन इस पूरी सूची में जिस एक समूह ने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वो है 40 से 60 वर्ष के लोगों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया बाउंस बैक प्रोग्राम। बिल्कुल। और सच कहूं तो ये इस पूरे मॉडल का सबसे मास्टर स्ट्रोक हिस्सा है ना? मुझे तो ये किसी पुराने लेकिन बहुत ही अनुभवी कंप्यूटर में एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम डालने जैसा लग रहा है। बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। मतलब ये कोई मिड लाइफ क्राइसिस में अचानक से एक लाल रंग की स्पोर्ट्स कार खरीदने वाला फेज नहीं है, बल्कि सिस्टम को पूरी तरह से रीबूट करने की बात हो रही है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि उम्र के इन 2 बिल्कुल विपरीत पड़ावों, एक तरफ 12 से 19 साल के किशोर और दूसरी तरफ 40 से 60 साल के प्रौढ़, इन दोनों पर एक साथ इतना ध्यान क्यों दिया जा रहा है? आपकी ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम वाली एनालॉजी यहाँ एकदम सटीक बैठती है। देखिए, जीवन के हर चरण की मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक जरूरतें बिल्कुल अलग होती हैं। सही बात है। अगर हम 12 से 19 साल के किशोरों की बात करें तो उनके पास नई और अथाह ऊर्जा है। उनके जीवन की हार्ड ड्राइव अभी खाली है। हाँ, कोरी स्लेट है। बिल्कुल। उन्हें एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने की जरूरत है ताकि उन्हें सही दिशा मिल सके और वे भविष्य में गलत रास्ते पर ना जाएं। लेकिन 40 से 60 साल के आयु वर्ग की कहानी बिल्कुल अलग है। उनके पास अनुभव की कमी नहीं है। एकदम सही। 40 से 60 साल के व्यक्ति के पास ढेर सारा डेटा है, जीवन के अनगिनत अनुभव हैं। उन्होंने सफलताएं देखी हैं और शायद कुछ बहुत गहरी असफलताएं भी, लेकिन जीवन की किसी बड़े झटके जैसे नौकरी जाना, बिजनेस में घाटा या कोई पारिवारिक त्रासदी, इसके कारण उनका मौजूदा ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो गया है। और उनका आत्मविश्वास टूट चुका है। हाँ, और समाज भी अक्सर उन्हें ये महसूस कराता है कि अब उनका समय निकल चुका है, अब वो कुछ नया नहीं कर सकते। वही चुका हुआ मान लिया जाता है। बिल्कुल। ऐसे में द्वादश शक्तियां एक वन साइज फिट्स ऑल, मतलब सबके लिए एक ही तरीका, ऐसा मॉडल नहीं है। ये ढांचा इतना लचीला है कि ये एक किशोर को दिशा दे सकता है और साथ ही उस 50 साल के व्यक्ति के करप्ट हो चुके फाइलों को फॉर्मेट करके उसे जीवन में फिर से उठने यानी बाउंस बैक करने के लिए एक फ्रेश अपडेट दे सकता है। ये सच में बहुत ही शानदार तरीका है इंसानी क्षमता को फिर से सक्रिय करने का। चलिए, अब तक हमने एक व्यक्ति की आंतरिक पीड़ा से शुरुआत की जहां वो खुद को साबित करना चाहता है। हाँ। फिर हम उस 100 एकड़ के विशाल इनक्यूबेटर तक पहुंचे जहां ये बदलाव होगा, और उसके बाद हमने 12 शक्तियों के मनोवैज्ञानिक ढांचे को समझा। जी। लेकिन ये सब तो सिर्फ शुरुआत है। जब हम इन स्रोतों के अंतिम और सबसे महत्वाकांक्षी हिस्से की ओर बढ़ते हैं तो बात 100 एकड़ या कुछ हजार लोगों से निकलकर पूरे देश के स्तर पर आ जाती है। बिल्कुल। यहाँ 10 करोड़ लोगों की शक्ति सेवा कम्युनिटी बनाने का विजन रखा गया है। 10 करोड़ लोगों का नेटवर्क। देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये आकार में दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी बड़ा है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मेरा मतलब है, यहीं पर मेरे दिमाग में फिर से एक बहुत बड़ा व्यावहारिक सवाल खड़ा हो जाता है। क्या सवाल? जब इस पूरे मॉडल का मुख्य संकल्प निःशुल्क सेवा है, तो 10 करोड़ लोगों तक पहुंचने का ये विशाल विजन खुद को सस्टेन कैसे करेगा? सस्टेनेबिलिटी। हाँ, अर्थशास्त्र का कोई भी सामान्य नियम यही कहेगा कि पूर्ण रूप से निःशुल्क चलने वाला कोई भी सिस्टम इतने बड़े स्तर पर पहुंचकर अपने ही वजन के नीचे ढह जाएगा। बिल्कुल। इसे चलाने के लिए लगातार बाहरी फंड्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये टिकाऊ यानी सस्टेनेबल कैसे है? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, और ये सवाल बहुत ही लाजमी है। अगर हम इसे
पारंपरिक एनजीओ या चैरिटी के नजरिए से देखें तो ये लगभग असंभव लगता है एकदम। लेकिन स्रोत सामग्री को गहराई से देखने पर इसके अंदर एक बहुत ही चतुर और शक्तिशाली सस्टेनेबिलिटी मॉडल छिपा हुआ नजर आता है। अच्छा। ये कोई बाहरी दान पर निर्भर रहने वाला मॉडल नहीं है। ये असल में देने वालों यानी गिवर्स और सीखने वालों यानी सीकर्स का एक क्लोज्ड लूप नेटवर्क है। क्लोज्ड लूप नेटवर्क। क्या इसका मतलब ये है कि जो लोग इस आश्रम से जुड़ते हैं वे ही इसे आगे बढ़ाते हैं? बिल्कुल, यही इस पूरे विजन का आर्थिक और सामाजिक इंजन है। जो व्यक्ति आज एक सीकर है जो पूरी तरह से टूट चुका था और इस 12 दिन या 12 सप्ताह के प्रोग्राम में आकर मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त हो गया, वो सशक्त होने के बाद वहां से बस विदा लेके चला नहीं जाता। स्रोत का मुख्य लक्ष्य ये है कि वो सीकर भविष्य का गिवर बन जाए। अरे वाह, मतलब वो खुद इस बदलाव का माध्यम बन जाए, वो कैटलिस्ट बन जाए। ठीक कहा। और यहाँ देने या गिवर बनने का मतलब सिर्फ पैसे दान करना नहीं है। तो और क्या हो सकता है? वो व्यक्ति अपना समय दे सकता है, अपना कौशल दूसरों को सिखा सकता है या सिर्फ अपने जीवन के अनुभवों से किसी नए व्यक्ति का मार्गदर्शन कर सकता है। एक तरह का मेंटर बन सकता है। बिल्कुल, इसे आप एक तरह का नेटवर्क इफेक्ट कह सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बढ़ते हैं। हाँ, एक ने दूसरे को जोड़ा, दूसरे ने चार को। एकदम सही। लेकिन यहाँ ये सामाजिक भलाई के लिए है। जब एक व्यक्ति 50 साल की उम्र में अपनी असफलता से बाउंस बैक करता है तो वो अपने ही जैसे 4 और लोगों को उठाने का कारण बनता है। वो 4 लोग आगे चलकर 16 लोगों को सशक्त करते हैं। एक श्रृंखला प्रतिक्रिया, एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। क्या बात है। 10 करोड़ लोगों का लक्ष्य किसी एक संस्था या 100 एकड़ के आश्रम के अकेले बस की बात नहीं है। ये तभी संभव है जब वो कम्युनिटी खुद ही उस कम्युनिटी का निर्माण करे और उसे चलाए। ये सच में एक बहुत ही स्पष्ट, आत्मनिर्भर और मतलब प्रेरक मॉडल है। इसमें दान लेने वाले और दान देने वाले के बीच की रेखा ही मिट जाती है। बिल्कुल मिट जाती है। हमने आज की इस गहन चर्चा में बहुत से पहलुओं का विश्लेषण किया। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ दिखता है कि कैसे ये पहल एक व्यक्ति के अंदर की उस छोटी सी चिंगारी, ये विश्वास कि मैं असफल नहीं हूं, फिर ये अहंकार को हटाकर व्यक्ति को एक माध्यम बनाती है। उसके बाद ये 100 एकड़ के एक सुरक्षित इकोसिस्टम में पनपती है जहां 12 शक्तियों के जरिए पुरानी मानसिक प्रोग्रामिंग को बदला जाता है। जी। और अंततः ये गिवर्स और सीकर्स के एक ऐसे महान नेटवर्क में तब्दील हो जाती है जो 10 करोड़ लोगों के जीवन को बदलने का लक्ष्य रखता है। ये सिर्फ एक सामाजिक कार्य नहीं है, ये सिस्टम्स थिंकिंग का उपयोग करके मानव चेतना को ऊपर उठाने का एक ब्लूप्रिंट है। और मुझे लगता है कि आज की इस दुनिया में जहां सूचनाओं की बाढ़ है, इतना तनाव है और हर कदम पर खुद को साबित करने की होड़ है, ये ब्लूप्रिंट बहुत बहुत मायने रखता है। एकदम सही कह रही हैं आप। हमें अक्सर ऐसा महसूस कराया जाता है कि हम इस बड़े सिस्टम का एक छोटा सा पुर्जा है, लेकिन ये दर्शन याद दिलाता है कि हर इंसान के पास समाज में एक उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट बनने की असीम क्षमता है। चाहे कोई व्यक्ति 18 साल का हो जिसे दिशा की तलाश हो या 55 साल का व्यक्ति जो सब कुछ हार चुका हो, दोनों के पास इस बड़े इकोसिस्टम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। कोई भी व्यक्ति बेकार या चुका हुआ नहीं है। बिल्कुल सही कहा। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं स्रोत सामग्री से निकली एक ऐसी बात की ओर ध्यान खींचना चाहूंगा जो शायद लंबे समय तक हमारे साथ रहेगी। कौन सी बात? हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी गिरते हैं, हारते हैं या गहरी निराशाओं का सामना करते हैं। लेकिन जरा सोचने वाली बात है, क्या हो अगर हम अपनी हर बड़ी नाकामी या अपनी सबसे गहरी टूट-फूट को अपनी अंतिम असफलता मानना छोड़ दें? नजरिया बदलने वाली बात है। बिल्कुल। हम सोच सकते हैं कि अगर हम ये नजरिया अपना लें कि ये दर्द, ये हार असल में किसी और का मार्गदर्शक या कैटलिस्ट बनने के लिए ईश्वर द्वारा दी गई एक कठोर ट्रेनिंग थी। ये सच में एक बहुत ही गहरा विचार है ना? तो हमारी अगली गलती या जीवन की अगली हार पर हमारी प्रतिक्रिया कितनी अलग, कितनी शांत और कितनी शक्तिशाली होगी। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही।